तक तो सूर्य का हो गया था। सूर्य के साथ साथ एक मेडिटेशन क्रिया भी हो गया था। और चंद्र के बारे में थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखो, आप लोग को पहले ये भी बताता हूँ, चंद्रमा किस राशि का स्वामी है? कर्क राशि का स्वामी है, ठीक है ना। और ये वृषभ राशि में उच्च का होता है, वृश्चिक राशि के नीच का होता है। वृष के 3 अंश पर, कितने अंश पर है? 3 अंश पर परम उच्च का होता है और 3 अंश पर परम नीच होता है ना। ये आपने पढ़ा होगा। और 3 अंश के बाद 20 अंश तक पर्यंत चंद्रमा मूल त्रिकोण होता है। किसमें? वृषभ राशि में, ठीक है ना। गुरुजी, ये परम नीच और परम उच्च का क्या प्रभाव पड़ता है? थोड़ा अच्छा है, उच्च से और अच्छा हो जाएगा, नीचे से और नीचे हो गया। मतलब एक कैटेगरी होता है ना, अच्छा से अच्छा। भाई परम उच्च का बेटा है, बहुत अच्छा है, उच्च का है, ठीक है, ठीक है ना, एवरेज। और कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की दशमी तक क्षीण ज्योति रहने के कारण पाप ग्रह कहा गया। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की दशमी तक चंद्रमा क्षीण रहता है, इसलिए यहाँ पाप ग्रह कहा जाता है। और इसके बाद एकादशी से, शुक्ल पक्ष की एकादशी से और कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बलि होता है, इसलिए इसको शुभ ग्रह कहा गया है। ये आप लोग ने पहले पढ़े थे, फिर भी मैं बता देता हूँ। यार एक गिलास पानी भी दे देना हमको। और काल पुरुष का चंद्रमा क्या होता है? किसका कारक है? माता का। अरे माता कहाँ आ गया काल पुरुष में? फेफड़े का। और मन का कारक ग्रह। हाँ, मन का कारक है। सबसे पहले मन का ही बोलो ना। काल पुरुष मन का तथा फेफड़े का भी कारक है, ठीक है ना। चंद्रमा का ये मन का कारक भी माना गया है। और मन से संबंधित कोई भी विचार, आवाज आ रही है ना? जी, आवाज आ रही है? मैं थोड़ा पीछे हो जाता तो आवाज आ रही है ना? जी गुरु जी। इसका मतलब धीमी आवाज आ रही होगी, बहुत धीमी बोल रहा हूं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना गुरु जी? रिकॉर्डिंग, हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया आज, जानबूझ के मैंने उसको लटकाया नहीं है, ठीक है ना। तो मन से संबंधित विचार, मन क्या करता है? सारे चीज को डिमांड करता है, मन में संकल्प उठता है, यानी कि आपकी इच्छाओं का। अगर इच्छाओं का विचार करना, अब देखो यहाँ एक शब्द आता है, चंद्रमा से हम अगर किसी भी चॉइस की विचार करते हैं तो वो उसको चंद्रमा को भी देखना है। जो लव मैरिज में कोई भी बताए, चंद्रमा को जो जैसे लव मैरिज विचार करने के समय में क्या करते हैं? पंचमेश को कर देते हैं। पंचमेश के साथ साथ चंद्रमा का भी करना चाहिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र के महर्षियों ने कहा है। क्योंकि आपकी जो पसंद है वो आपकी मन से होगा। मन मानेगा तो आपका पसंद है, मन नहीं मानेगा आपका नापसंद है, ठीक है ना। तो इसलिए मन का कारक होने के नाते, और मन जो है इच्छाओं का, संकल्प का और आपके कामनाओं का, इससे सब जागृत होता है। इसलिए आप जो है मन को भी देख लिया करो, चंद्रमा को, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा श्वेत रंग का है ना। ये तो आप ये तो पहले पढ़ चुके हैं। और ये कौन सी ग्रह में आता है? पुरुष या स्त्री में? भाई ये किस ग्रह में आता है? सब भूल गए। सर फीमेल में आएगा, स्त्री जब एक कोई बोल देता है स्त्री ग्रह में, तो सारे 3-4 लोग एक साथ बोलते हैं।
तो इसका मतलब एक बार क्या हुआ, चूहा लोगों ने मीटिंग बनाई और उन्होंने कहा कि भैया ये जो बिल्ली आती है, क्यों ना इसकी गले में घंटी बांध दिया जाए, तो अपन को पता चल जाएगा, अपन लोग छुप जाएंगे। तो एक चूहा उसके उठकर बोला, भाई घंटी बांधेगा कौन? समझ गए कुछ? सुबोध ही बांधेगा अब यहाँ पे सर, गुरुजी। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, तो स्त्री ग्रह है चंद्रमा। अब स्त्री ग्रह चंद्रमा, आपके मन में प्रश्न उठेगा। हमें आज सिर्फ प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत भावों का पढ़ेंगे, क्योंकि प्लैनेट को जानो आप, ठीक है ना। तो स्त्री ग्रह चंद्रमा है, तो स्त्री ग्रह होने के कारण आप कहोगे गुरुजी चंद्रमा स्त्री ग्रह है, ठीक है, तो फिर उनकी 27 पत्नी कैसे हो गई? मैं यही सोच रही थी गुरुजी उस समय से, हाँ, इसीलिए नहीं। मतलब और इसमें, चंद्रा मामा भी बोलते हैं। तो मतलब ये क्या होता है, ज्योतिष में चंद्र जो है सबसे ज्यादा सुंदर है, कामदेव है, ठीक है ना। और उसको चंद्र को भी काम का स्वरूप माना जाता है। लेकिन यहाँ स्त्री ग्रह संबंध मतलब यह है कि ये जो ग्रह है, जो आप राशि के हिसाब से देखोगे, है ना, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, ये जो राशि के हिसाब से अगर देख जाओगे, जब आप किसी भाव को जाओगे, किसी हाउस की प्रेडिक्शन कर रहे हो, उसमें आप वहां स्त्री ग्रह की हिसाब से आप करोगे। और जब आप प्लैनेट के करोगे तो चंद्र का मूल स्वरूप में करोगे, ठीक है ना। चंद्र का मूल स्वरूप, भाई चंद्रमा तो 27 नक्षत्र की पति है ना, ये तो आप पढ़े हो। और चंद्र तो एक देवता है, वो स्त्री का है नहीं। लेकिन यहाँ राशि के अनुसार उनको स्त्री संज्ञा दी गई है, ठीक है। और ये जल तत्व है। चंद्रमा कौन सी है तत्व है? जल 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 ग्रह है, ठीक है ना। अच्छा, जल ग्रह होने से व्यक्ति को बीमारी क्या क्या होगी? कफ, फेफड़े सर्दी की बीमारी जुकाम, होगी। सर्दी जुकाम, ठीक है ना। फिर और टीबी थ्रोट हो सकता इन्फेक्शन, है, लंग्स का। टीबी। हाँ, फेफड़े से भी बीमारी आएंगी। तो चंद्रमा को अगर देख रहे हो, अगर किसी व्यक्ति का मान लीजिए चंद्रमा षष्ठेश हुआ है, अगर वो लग्नेश के साथ संबंध कर रहा है, अगर वो पर्टिकुलर षष्ठेश जब चंद्रमा हुआ, ठीक है ना, एक सेकंड रुको, किसके पास कुंडली का चार्ट है सामने? किसी मेरे के पास पास है नहीं है गुरुजी, शायद। मेरे मेरे पास है पास गुरुजी। है। हाँ, मेरे पास है गुरुजी। आपके पास है। जी। तो अगर मान लीजिए चंद्रमा क्या नाम है, षष्ठेश हुआ है, तो लग्न कौन सा होना चाहिए? कुंभ। कुंभ लग्न होना चाहिए। तो अगर शनि के साथ कुम्र चंद्रमा का संबंध जी। होता है, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति को कफ जनित बीमारियां होती है, ठीक है, फेफड़े से संबंधित बीमारियां होती है। अगर शनि चंद्र के साथ अगर मंगल कुंभ लग्न में अगर संबंधित कर दिया जाए, हमेशा याद रखना, चंद्र से ही कैंसर रोग का विचार करना है। कोई भी कैंसर रोग का अगर विचार करोगे तो चंद्र को आप बहुत इंपॉर्टेंट लोगे। कोई भी अगर किसी भी प्रकार की अगर आप कैंसर रोग के विचार कर रहे हो, तो आप चंद्र को बहुत इंपॉर्टेंट लोगे। चंद्र का एक राशि का नाम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैंसर। कैंसर ही बोलते हैं ना। जी। अच्छा, कैंसर रोग का हिंदी का नाम क्या है, कोई बता सकता है? कर्क कर्क रोग। कर्क रोग। कर्कश। कर्क रोग। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कर्कश रोग, ठीक है गुरु ना। गुरु जी, एक सवाल है। बिल्कुल। चंद्र अगर मन का स्वामी है
तो क्या पागलपन, मानसिक बीमारी भी तो हम चंद्र से देखेंगे? मानसिक बीमारी, पागलपन, ठीक है ना, जितने मन से संबंधित। कहाँ होगा तो हम विचार करेंगे। अच्छा, हाँ, ये आपने सही पूछा भाई। चंद्रमा अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में नीच का हो जाएगा, चंद्रमा कहाँ नीच का होता है, किस राशि में? वृश्चिक में 3 डिग्री। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो गया। अगर लग्न वृश्चिक लग्न हो, अगर वृश्चिक लग्न हो तो चंद्रमा किस भाव का स्वामी हुआ? प्रथम। कैसे हो जाएगा? सॉरी, दसम दसम नहीं गुरुजी, नो, नवम का हो जाएगा ना। बस वृश्चिक नवम भाव। 8, देखो 9। देखो एक बात, देखो मेरे बात सुन लेना, कितने लॉजिक बात सुन लेना, बड़ी आराम से सुनोगे तो समझ में आएगा। नवम भाव से हम क्या विचार करते हैं? भाग्य का, पिता का, नवम भाव में व्यक्ति का ज्ञान, ठीक है ना, ज्ञान, धार्मिक ज्ञान। हाँ, तो ये सारे चीज, जैसे कि आपका पागलपन क्या होता है? ज्ञान का अपोजिट काम करना, मतलब बुद्धि नाश, ठीक है ना। तो बुद्धि मतलब आपका जो नॉलेज विल कम हो जाए। तो अब चंद्रमा क्या हुआ, अगर नवम भाव का स्वामी वृश्चिक लग्न में, वृश्चिक राशि में लग्न में बैठ गया, ठीक है ना, और मंगल यदि 6th हाउस में संबंध कर लिया, तो मंगल 6th हाउस में बैठेगा तो किस राशि का होगा? वृश्चिक लग्न में मेष राशि का। हाँ? मेष राशि का, मेष राशि का। तो मंगल का दृष्टि कहाँ पड़ गया? 12वें भाव में। पहले घर अरे चंद्रमा के भी तो ऊपर पड़ रहा है ना। हाँ, 25 से। देखो एक तो षष्टेश, 8वां दृष्टि गुरुजी, 8वां दृष्टि। षष्टेश का दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ा। सुनो आराम से सुनो। वंदना, वंदना अभी सुन लो, है ना, जब पूछेंगे तब बोलना। हम नहीं बोल रहे हैं। ये माइक तो आपका ऑन है। हाँ ऑन है, पर हम बोल नहीं रहे हैं। तो इसको बंद कर दो ना, जब बोलने लगोगे तब ऑन करना है। अब चंद्रमा का जो दृष्टि है, एक अगर चंद्रमा के मंगल का दृष्टि, षष्ठेश मंगल का दृष्टि लग्न पर भी हुआ और चंद्रमा पर भी हुआ और चंद्र की राशि पर भी हुआ, ठीक है। चंद्र का राशि का क्या हुआ? कर्क राशि। कर्क राशि नवम भाव का स्वामी, नवम भाव का 4था दृष्टि पड़ा या नहीं? इस प्रकार के अगर संबंध बनता है तो आप उस व्यक्ति का पागलपन निकालोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि लग्नेश कमजोर हो, इसका मतलब लग्नेश कमजोर हो और चंद्रमा भी नीच का हो जाए और चंद्रमा पंचम अथवा नवम भाव से संबंधित करता हो, अगर ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से बुद्धि और ज्ञान की कमी के कारण में पागलपन की बीमारी होगी, ठीक है जी गुरुजी। गुरुजी तो इसका पार्टिकुलर कोई समय होगा ना कि कब ये होगा? कोई जैसे फिर पागल हो फिर इसका समय कब होगा? फिर इसकी महादशा से निकालोगे, महादशा अंतरदशा में वो आगे पढ़ोगे। अभी से इसको टेंशन नहीं लेना। रोग का अध्याय पढ़ेंगे, कैसे रोग निकाला जाता है, कब रोग होगा, कैसा रोग होगा, किस कारण से रोग होगा, रोग का कारण आप पता कैसे लगाओगे कि इस व्यक्ति को ये रोग होने वाला है ना। रोगाध्याय हम पढ़ेंगे भाई, ज्योतिष और रोग चिकित्सा, ठीक है ना। कोई जन्मजात ऐसे होता है तो वो कैसे पता चलेगा गुरुजी? ये सब उसी में आएगा, जी ठीक है ना। तो ये स्त्री ग्रह है और ये जल ग्रह है और ये इसका जो है बातस असली बातस जो क्या कहते हैं, जो टीबी अगर बीमारी का देखना है तो उसका भी इसी से देख सकते हो, ठीक है ना। और रक्त का विकार, ब्लड का भी विकार अगर चंद्रमा भी देख सकते हो, क्योंकि चंद्र और मंगल का संबंध शनि के साथ हो तो ब्लड कैंसर का होता है। अच्छा एक बात देखो, हमारे ज्योतिष में जो चीज लिखा गया है, ठीक है ना, उसी जो
भाषा को अंग्रेज में कन्वर्ट करके उस रोग का नाम भी अलग कर दिया गया। कैसे? जैसे कि देखिए, कर्कश रोग था हमारा प्राचीन परंपरा में, जो कैंसर रोग कहते हैं। अब कर्कश रोग को अंग्रेजों ने, मतलब साइंस ने क्या किया कि भैया ये कैंसर रोग है। अब देखिए, कैंसर भी हमारा ज्योतिष में जो नाम था, अंग्रेजी में जो नाम दिया गया कर्क राशि का, वो भी कैंसर दिया गया। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि ये जो चंद्र जिस मंगल से संबंध करेगा तो रक्त विकार भी दे सकता है। और जिसकी भी चंद्र मंगल एक साथ है, जिसकी कुंडली में भी चंद्र मंगल एक साथ है, उसका खून थोड़ा पतला रहता है। अच्छा, खून पतला होने से क्या होगा? लंबी आयु जीता है ना भाई। जितना खून मोटा होगा उस व्यक्ति को उतना हार्ट अटैक जल्दी आने का चांस रहता है। हाँ, अगर खून पतला है, कहीं कट लग गया तो बेचारे का खून ज्यादा बह जाएगा। ठीक है ना? तो चंद्र मंगल का तब हाँ तो गुरुजी बोल सकते हैं कि विटामिन के की भी कमी होगी। हाँ, ये भी है। अब आप प्रेडिक्शन आप करोगे, मैं बताते जा रहा हूँ, आप करोगे, एक प्लानेट में बहुत कुछ होगा। ठीक है ना? जी। और ये ग्रह क्या होता है, ये माता का भी विचार करते हैं, माता का चित्तवृत्ति का, माता का शारीरिक का। ठीक है ना? और चंद्रमा सुख का भी है। काल हमारा जो कुंडली है चौथे भाव का भी है ना, तो किसी का सुख जी। का विचार करना हो तो भी चंद्र से करोगे, क्योंकि वो चौथे भाव का कारक है, चतुर्थ भाव का माता का है। और राज्य सम्मान का, अगर देखिए राज्य सम्मान का भी चंद्रमा के बात करोगे, क्योंकि हमारा दसम से जो सप्तम स्थान बनता है राज्य सम्मान का, तो वहां भी देखोगे संपत्ति का, ये सब चतुर्थ स्थान का कारक है। ठीक है ना? हमने कई बार वाला संपत्ति का विचार करना है तो कई बार अष्टम, चतुर्थ और द्वितीय भाव को लेके चलना है। ठीक है ना? और चंद्रमा सूर्य के साथ अगर बैठ जाएगा तो निष्फल होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, सूर्य चंद्र अगर एक साथ बैठा हो तो चंद्रमा का फल निष्फल है। क्यों निष्फल हुआ भाई? क्यों सूर्य हुआ? की आगे से रोशनी फीकी हो जाती है। अमावस्या योग, अमावस्या तो यानी कि क्षीण चंद्रमा हो गया। क्षीण चंद्रमा होने के कारण में वो अशुभ हो गया, बस उसके पावर खत्म। अब वहां जिन भाव का स्वामी होगा, अगर सूर्य के साथ बैठा है और जिन भाव का स्वामी होगा, उस भाव को भी वो कमजोर कर देगा। अगर मान लीजिए लग्न का स्वामी है, लग्न मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न में चंद्रमा बैठा है, तो क्या हो गया? लग्न का स्वामी बुध हो गया। नहीं, लग्न का स्वामी बुध हुआ। ठीक है ना? लेकिन वो बैठा कहाँ है? लग्न में। और वहीं अगर सूर्य के साथ बैठ गया तो चंद्रमा उस व्यक्ति को धन के लिए बहुत तरस देगा। मिथुन लग्न में चंद्र अगर सूर्य के साथ बैठ जाए तो उस व्यक्ति का आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैसा जमा नहीं कर पाएगा। क्यों? द्वितीय भाव का स्वामी है। मिथुन लग्न का द्वितीय भाव का स्वामी कौन है? चंद्र। बस। मातृ विषय की जितने भी बातें हैं, माता से संबंधित जितने भी बातें हैं, और राजानुग्रह मतलब राजा अनुग्रह, अनुग्रह मतलब कृपा, राज कृपा यानी कि राज प्रतिष्ठा। ठीक है ना? राज कृपा मतलब जिसके ऊपर सरकार की कृपा होती है। किसको होती है? सरकारी नौकरों को होते हैं। हमको नहीं होंगे, आप लोगों को तो प्राइवेट है, हमें सरकार के नौकर नहीं है। ये गलत है, सरकार का हमेशा प्रॉब्लम होता है सरकारी नौकर के। अब ये बैठे सरकारी वाले ना, इसलिए वो गुरुजी भाई अगर सूर्य
सूर्य चंद्र साथ बैठे हो तो वो इंसान बहुत क्रिएटिव भी होता है ना, कि ऐसा हाँ। नहीं है कुछ भी? आप थोड़ा सा आगे आके बोलिएगा मलके जी, आप बहुत दूर से बात कर रहे हो। गुरुजी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर सूर्य चंद्र कोई भी भाव में अगर साथ में बैठता है तो हाँ वो व्यक्ति ड्राइंग्स वगैरह वो क्रिएटिव बहुत होता है ना? हाँ, वो देखो, लेकिन सूर्य चंद्र का ये अभी जो देखो, सूर्य चंद्र के बैठने से चंद्र का जो कलाएं हैं वो उसे अस्त होती है, सूर्य की कला बढ़ जाती है, ठीक है ना। और मनुष्य मेधावी होता है, मनुष्य मेधावी होता है। सर किससे? मेधा मतलब? मेधा मतलब भाई मेधा, ध्यान देने वाला। तेजस्वी तेजस्वी बुद्धिमान। आपकी मेधावी छात्र मतलब इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, ठीक है ना। हमारे बाबा रामदेव ने मेधा बटी निकाली है, उसको खाने से बुद्धिमान बन जाओगे, लेकिन खाना नहीं, अच्छी नींद आएगी, सो जाओगे। उल्टा बुद्धिमान तो बनोगे नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा है। किसका करे क्वेश्चन? हेलो, हाँ चैतन्य के नाम से विजय क्वेश्चन करो। शर्मा। सर एक क्वेश्चन है, जैसे सूर्य चंद्रमा, हाँ, सूर्य चंद्रमा का जन्म है, अगर वो बच्चा दिन में होता है तो सूर्य कमजोर चंद्रमा कमजोर हो गया उसका, क्योंकि सूर्य प्रभावी है। अगर वही बच्चा रात में पैदा होता है तो चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा रहेगा, सूर्य कमजोर रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा क्या? अगर दिन में होगा चंद्रमा जन्म, सूर्य चंद्र कुछ भी हो एक साथ हो, चाहे दिन में हो चाहे रात्रि हो, वो क्षीण चंद्रमा ही कहलाएगा। अच्छा, ठीक है ना। तो अगर रात में हुआ तो चंद्रमा का बल नहीं मिलेगा क्या उसको? नहीं, जब बलि कैसे, वो तो चंद्रमा पापी रात्रि हो में तो जाएगा और ना। अंधेरा हो गया, चंद्रमा पापी ग्रह हो जाएगा ना, क्योंकि फिर क्षीण तो चंद्रमा बन जाएगा अमावस्या ना। का हो गया ना चैतन्य, अमावस्या का जन्म होता है। हम बोले क्या? हाँ बोलो। क्योंकि इसलिए कि चंद्रमा जो है सूर्य से ही प्रकाशित है, इसलिए जो है सूर्य प्रभाव हो जाता है एक साथ रहने पे। यहाँ वो नहीं चलेगा कि सूर्य की रोशनी से चंद्रमा आलोकित होती है तो हम यहाँ रात्रि में सूर्य की वर्ग सारे नहीं, ग्रह होते हैं, यहाँ ऐसे वो तो सारे ग्रह होते हैं। वो साइंटिफिक यहाँ नहीं चलेगा। सूर्य के साथ चंद्रमा जब रहता है तो अमावस्या की तिथि के आसपास होता है, इसलिए चंद्रमा का पावर डाउन होता है। आप देखिएगा सूर्य चंद्र जिसके साथ हो, है ना, जिस दिन गोचर में, गोचर मतलब आप समझते हो, आज की डेट में मान लो सूर्य चंद्र एक साथ है तो आपको रोशनी नहीं दिखाई देगी रात्रि में। फिर रात्रि में चंद्रमा की रोशनी दिखाई नहीं देगी, फिर वो आलोकित तो कैसे करेगा? ठीक है। मनुष्य का सर, मेधावी एक मतलब क्वेश्चन और आ रहा है बुद्धि, सर यहाँ पर। इंटेलिजेंट, ज्ञान, बुद्धिमान, ये सब चंद्र से विचार करना है। अतः चंद्रमा आपको मैं बताया था चौथा भाव बुद्धि का कारक है, पढ़े हो आप, विद्या का कारक सर पंचम भाव। क्वेश्चन और, हाँ बोलो कौन कौन। सर एक क्वेश्चन और ले लीजिए मेरा, फिर मैं भूल जाऊंगी इसलिए बोल रही हूँ। जैसे हाँ अभी यहाँ चंद्रमा क्षीण है, कोई काम का नहीं है ना, जब हाँ, सूर्य का ही सब प्रभाव रहेगा, चाहे दिन में हो चाहे अमावस वाले दिन पैदा होने वाले बच्चे के लिए, तो फिर वो चंद्रमा का कोई असर ही नहीं होना चाहिए, तो प्लस नहीं तो माइनस भी नहीं होना चाहिए ना फिर, अगर हम इतना एक बात माइनस अगर होगा ना। सोचते इस चीज को, चैतन्य, गुरुजी मैं बोलूं, चैतन्य, चैतन्य, क्यों होगा जब प्लस नहीं है तो फिर हाँ माइनस सुनो सुनो मेरी बात हाँ सुनो, मैं क्यों हाँ होगा बोलो। बताता हूँ। आपको हम्म, आंख में पट्टी बांध देंगे, ठीक है, लेकिन हम आपको एक रास्ते में चलने के लिए एक सहायक व्यक्ति दे देंगे, आप उसके बाहर सहारे में चलोगे, ठीक है। अगर वो सहायक व्यक्ति भी रात्रि अंधेरे में उसके पास चलना आवाज है, नहीं आ रही। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए ना, जिस आप सहारे नेट की व्यक्ति थोड़ा के सा माध्यम से आप चल रहे हो आंख में पट्टी बांध के, और वो सहारा व्यक्ति के पास भी अगर कोई रोशनी ना मिले, मतलब आलोकित ना मिले, वो आपको कैसे पार करेगा? वो खुद ही तो अंधेरे में चल रहा है। भाई सर, सूर्य आवाज कट रही है। रात्रि में सूर्य क्या रहता है? रात्रि में सूर्य बलि है क्या? नहीं, निर्बल है। अच्छा,
रात्रि बलि चंद्रमा को माना गया, लेकिन चंद्रमा क्षीण चंद्रमा रात्रि में बलि नहीं होता है, निर्बल होता है। तो वो खुद तो निर्बल है और जिसके सहारे में वो भी उसकी रात्रि में है नहीं। गुरुजी मेरा भी एक प्रश्न है, मान लीजिए हाँ। कि अमावस्या के दिन भी कमजोर है चंद्रमा और पूर्णिमा के दिन जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका वो बहुत मजबूत, स्ट्रांग, उसका बुद्धि, उसका मेधावी, उसका ज्ञान, है ना, बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक प्यार की बात में कहते हैं ना, तुम तो मेरा क्या कहते हैं, पूना की चांद है, पूर्णिमा की चांद है। इसका मतलब देखना, जिसकी पूर्णिमा की जन्म हो, थोड़ा बहुत तो सौंदर्य होता है। और सौंदर्य किसी भी प्रकार में, चाहे वो सौंदर्यता उसकी चेहरे से हो, चाहे वो सौंदर्यता उसकी वाणी से हो, बहुत अट्रैक्शन होता है। पूनम के चंद्रमा। हाँ, गुरुजी मेरा पूर्णिमा का ही जन्म है। तभी तब आप अट्रैक्शन हो। एक बार महेश जी जो है ना, महेश जी कौन थे जानते, महेश चतुर्वेदी? हाँ, बाद में बताऊंगा। चलो, चंद्रमा सूर्य के साथ निष्फल होता है, ये हो गया। और मात्र विषय के मेधावी इत्यादि विचार करते हैं। 7वें स्थान पर इसकी पूर्ण दृष्टि होती है। अपने स्थान से जहां भी बैठेगा वो 7वें स्थान को देखेगा। और ये एक जड़ ग्रह है। जड़ मतलब क्या मतलब? जड़ ग्रह मतलब क्या है? निर्जीव। स्थिर होना, हाँ, स्थिर होना। अरे थोड़ा जोर से बोलो। स्थिर स्थिर जड़, टिका जड़, रहना एक जगह पे। जड़ मतलब वो जो है स्थिर ग्रह, मतलब इसका मतलब प्राण नहीं, ये नहीं कहना, पत्थर जैसा नहीं बोलना, स्थिर ग्रह है। जड़ मतलब स्थिर यहां लेना है। यहाँ जड़ चेतन का वो जो आध्यात्मिक वाला नहीं लगा देना। या हमारे यहाँ वंदना बैठी अभी जड़ चेतन की सोच भी रही थी वो, है ना, थोड़ा बहुत आध्यात्मिक है ना ज्ञान, तो यहाँ इसको नहीं लगाना है। जड़, यहाँ जो जड़ कहा गया है स्थिर ग्रह, ठीक है ना। और चतुर्थ स्थान में बलि होता है। ये देखो, चौथे स्थान में ये बलि होता है। मकर की 6 राशि से चेष्टा बलि, मकर की 6 राशि से कहां तक? मकर की 6 राशि कहां तक होगा भैया? मिथुन, मिथुन तक। कैसे होगा मिथुन? 10, 11, 12 थे। मकर से शुरू करेंगे तो छठी राशि मिथुन तक आएगी। हाँ, हाँ, तुला आएगी सर। नहीं अभी नहीं मिथुन आएगी, मिथुन आएगी, मिथुन आएगी, हाँ? मिथुन ही रहती है सर। मिथुन मिथुन आएगा। मकर से, ठीक है ना। मिथुन ही होता है। मिथुन। राशि कितनी है? 12। मकर से कर्क तक कितना होता है? 7। 7। और कर्क से मकर? सर मकर से कर्क 6 होता है सर, और कर्क से मकर भी 6 होता है। मैं कह रहा हूं ना कि क्या कर रहे हो आप लोग। नहीं, मकर से कर्क कैसे 6 आएगा? मकर को कुंडली तो खोल काउंट के करना है काउंटिंग ना, करना पड़ेगा। उसको भी तो काउंट करना। कर्क से मकर 7वां होता है और मकर से मिथुन तक जो है 6वां होता है और कर्क तक 7वां होता है। देखो, मकर से कर्क तक आपको लेना है, ठीक है ना, ये एक नियम है 6 राशि का, 7वां। ठीक है ना। 7 वो नहीं, मकर का मतलब आप मकर को, मकर से मतलब मकर से प्रारंभ करोगे जो कर्क संक्रांति तक, ठीक है ना। इसमें अर्थ यह है कि मकर हाँ। संक्रांति से लेके कर्क संक्रांति तक, ठीक है। यहाँ सूर्य की संक्रांति लेना। जातक के नेत्र का विचार करना है, आंखें का। आंखें कौन सा आंख विचार करोगे? सूर्य कौन सा आंख है और चंद्र कौन सा आंख है? पुरुष के लिए सूर्य दायां है और हाँ, महिला के लिए बायां है, तो उसका उल्टा हो गया कल हमने पढ़ाया था वो सब याद, कल है परसों पढ़ाया था परसों। हाँ, ठीक है ना। और मस्तिष्क का कारक है, ब्रेन का कारक। देखो यहाँ आ गया ना पागलपन वाला। जी गुरुजी। चंद्रमा ब्रेन का कारक है, मस्तिष्क का कारक है, ठीक है। और आप थोड़ा बहुत उदर से संबंधित भी बात कर सकते हो, चेस्ट से, जो
लीवर वाला पॉइंट है ना, लीवर जो हमारा वहां तक भी जा सकता है। लीवर तो गुरु का भी आता है पंचम भाव में, लेकिन इसको उधर तक भी ले सकते हो। और ये चंद्रमा हमारे एक और किसी पार्ट का भी प्लैनेट है, फेफड़ों इसका का। मूत्रस्थली, यूरिन क्या है, ब्लडर, ठीक है ना। यहाँ भी विचार करना है इसको। गुरु जी एक सवाल है, हाँ, कारक ग्रह अगर अपने ही घर में बैठे तो उसका फल का नाश नहीं होता है? देखो जैसे चंद्रमा चौथे घर में बैठे नहीं अपनी ही नहीं, राशि में। चौथे घर के चंद्रमा बैठे तो अशुभ माना जाता है, ठीक है जी, ना। जी, इसका कारण है, कारक ग्रह अपने घर में बैठे तो कारक ग्रह करोति भावनाश, ठीक है ना। तो ये जी, बात सही है कि ये कारक ग्रह बैठे, लेकिन क्या होता है ना, अगर हम कारकेश कुंडली बनाएंगे, ठीक है ना, जी, कारकेश कुंडली जब बनाओगे आप, कारक कुंडली जब बनाओगे तो वहां लग्न के लिए जाओगे ना, तो जी, कुछ चीज के लिए खराब रहेगा। जैसे जिस चीज का कारक है, जैसे मान लीजिए माता का कारक है, ठीक है ना, या जी, फेफड़े का कारक है, तो वो चौथे भाव में आ गया। ब्रेन का कारक, अब ब्रेन का कारक चंद्रमा चौथे भाव में होगा तो ब्रेन का थोड़ी ना देखोगे। हाँ वहां से तो नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, वहां से नहीं। नहीं देखेंगे, वहां से नहीं। हाँ अच्छा, ये कह रहे हो क्या? तो कारक का मतलब है कि चंद्रमा अगर बैठा है, हाँ चलो चौथे भाव में, ये माता के लिए परेशानी। अच्छा एक बात मैं आज बता देता हूँ, भाव मंदिर में मुकुंद दैवज्ञ वल्लभा लिखते हैं कि चंद्रमा जहां एकादश भाव में चंद्रमा अच्छा माना गया और चतुर्थ भाव में चंद्रमा को खराब कहा गया, ऐसा क्यों? ठीक है ना। तो वो लिखते हैं कि चंद्रमा जहां बैठता है वहां से अष्टम भाव का फल को नाश कर देता है। चंद्रमा जहां बैठता है, भाव मंदिर में आप पढ़ोगे, अब मुकुंद दैवज्ञ वल्लभा उनका जो लेखक का नाम है, तो जी, उसमें वो पढ़ोगे तो उसमें ये लिखते हैं कि यदि चंद्रमा चौथे भाव में खराब माना गया है और एकादश भाव में अच्छा माना गया है, तो एकादश भाव में इसलिए अच्छा माना गया, एकादश भाव का अष्टम स्थान होता है छठा स्थान, तो उसका फल नाश कर लेना, इसका मतलब है लक्ष्मी योग। तो एकादश भाव में चंद्रमा अगर हो तो लक्ष्मी योग होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि वो कह रहे कि नहीं, ये अष्टम भाव का यानी कि अष्टम स्थान को, अपने स्थान से अष्टम स्थान को फल को नाश करता है, इसलिए ये एकादश चंद्रमा अच्छा है। और चौथे भाव में अगर चंद्रमा बैठ जाए, देख लेना किसी को, वो बहुत लाभ के लिए तरसेगा, पैसा के लिए जो है ना इकट्ठा करना और यह कमाई की बढ़ावा करना, क्योंकि वो लाभ स्थान का दृष्टि, चौथे स्थान के अष्टमा स्थान क्या होता है? लाभ स्थान। जी, हुआ या नहीं? हाँ हुआ सर, 2 जगह 2 कुंडली में सो देख लिया मैंने। तो इसकी कारण में ये व्यक्ति को बहुत लाभ में निरंतर मेहनत करना पड़ेगा, साधारण तरीका से उसको मिलेगा नहीं, बड़ी गुरु आराम जी से ये वाला सूत्र तो फलित होता है, सुबोध जानता है इस बिल्कुल। चीज को, लेकिन 11वें घर में जैसे प्रतिभा के कुंडली में 11वें घर में चंद्रमा है, हाँ तो उसको क्या नुकसान करेगा अष्टम का? मतलब माता के साथ तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है, नहीं, 11वें घर में चंद्रमा तो लक्ष्मी योग बन गया ना, लेकिन चौथे घर का कुछ तो हानि करेगा ना? काहे की हानि करेगा? आप बोले ना कि आठवां वाला जो रहेगा वो आठवीं दृष्टि की 11वें वजह से घर वहां में पर। जो बैठा होगा, ठीक है ना, जी, जी, तो चंद्रमा जहां बैठता है वहां से 8वें भाव को फल का नष्ट करता है। अच्छा, तो 11वें घर में इसलिए उसको अच्छा माना गया है कि 11वां घर से जो 8वां स्थान होता है वो छठा स्थान। जी, अगर आपको कोई पूछेगा चौथे में चंद्रमा खराब क्यों, क्या जवाब दोगे? क्योंकि वो लाभ स्थान वहां से 8वां स्थान होता है, लाभ स्थान, तो लाभ में हाँ, परेशानी आएंगी। चंद्र जहां भी बैठता है वहां से 8वां स्थान को प्रभावित करके उसको डैमेज करता है। अच्छा, आप पूरे कुंडली में देख लो, किसी की भी कुंडली में चंद्रमा, मलकेश आपके चंद्रमा कहाँ बैठा है? सर सप्तम में, 7th हाउस सप्तम में। तो सप्तम से 8वां स्थान हो गया धन स्थान, करेक्ट ठीक है गुरु ना। जी।
धन स्थान हुआ तो थोड़ा बहुत धन का नुकसान करेगा। अब मलकेश को पता है कितना, कभी कभी एक चौपट लगती है तो बड़े खतरनाक चौपट लगती है नहीं नहीं? सर कमा लेता हूँ पर सेविंग्स नहीं हो पाती, खर्चा होता है, नुकसान हाँ, होता है धन का। सेविंग नहीं हो पाएगा ना। और सर मेरी तो चंद्रमा की भी दशा चालू है। हाँ, तो फिर सब सोच लो भैया। और तो किसकी है? 8वें से क्या फल होगा सर? 8वें से, अगर 8वें में चंद्रमा है तो मेरा और सुबोध दोनों का 8वें घर में है। 8वें घर में के चंद्रमा, 8वें से 8वां स्थान कौन सा हो गया? तृतीय स्थान। तीसरा, हाँ तीसरा। तीसरे स्थान हो गया, मतलब क्या हो गया? भाई बहन पराक्रम, वो उसको कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। ऐसा तो नहीं है गुरुजी। कैसा नहीं है बताओ ना। खाली तीसरे हाँ। स्थान में ये देख दिया भाई बहन नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं, मेरे भाई बहन अच्छा है नहीं ना? नहीं, हाँ भाई बहन की भी स्थिति अच्छी है, सुबोध भी मेहनती है, मैं भी नहीं बहुत मेहनती नहीं, हूँ। भाई बहन की स्थिति अच्छी नहीं है, बात में वो नहीं कह रहा हूँ। आपके भाई बहन के साथ आपकी स्थिति कैसी है? संपर्क बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। इवन हाँ, सुबोध का भी है। हाँ ठीक है। और पराक्रम के? पराक्रम तो मेहनत तो हम लोग कर ही रहे हैं, हम भी करते हैं, ये मेहनत भी कर करता रहे है। हो। अच्छा, और क्या विचार करते हैं तीसरे स्थान से? मित्र की? शोल्डर का विचार। शॉर्ट टर्म में हाँ, मित्र में कमियां हैं दोनों को। तो फिर अच्छा, इसको बोलो कि आप मित्र में लिया, भाई बहन के क्यों नहीं लिया? इसका मतलब आपका चंद्र अष्टम में, अष्टम भाव में किस राशि का चंद्रमा बैठा है? मेरा वृश्चिक का है, इसका तुला का है। अच्छा, जिसका वृश्चिक बैठा है उसके अष्टम भाव का किस राशि में जा रहा है देख लो। मिथुन राशि में। मिथुन राशि में। जी। तो आपकी मिथुन राशि में हो गया तो क्या हो गया? शत्रु का हुआ। हाँ, शत्रु राशि में है। उसका नाश किया तो क्या हुआ? मित्र नहीं है। बस। अब आप 12 भावों का थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। जी। चंद्रमा यदि लग्न में बैठा है, ठीक है, तो लग्न की जो चंद्रमा है, लग्न का चंद्रमा एक तरफ से देखा जाए तो चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली एक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसका स्वभाव और विचार। कर्क लगन कर्क राशि। एनीवे कोई लग्न हो, चंद्रमा जिस राशि में बैठता है उसको वही राशि माना जाएगा ना। जी गुरुजी। और चंद्रमा जिस जो जो लग्न में, मान लीजिए मिथुन लग्न में चंद्रमा है, तो क्या आप मिथुन लग्न कर्क राशि बोलोगे क्या? नहीं। मिथुन राशि मिथुन लग्न। तो इसका विचार और स्वभाव, विचार किसको कहते हैं? राशि को। स्वभाव किसको कहते हैं? लग्न को। अब आप स्वभाव और विचार में क्या अंतर है? मैंने आपको बताया था। स्वभाव परिवर्तित नहीं होता है, विचार परिवर्तित होता है। बस, स्वभाव एक स्थिर में आ जाता है, विचार तो बदलते रहते हैं, ठीक है ना। चैतन्य क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। अब लग्न का चंद्रमा यदि मित्र राशि का हो, उच्च का हो या स्वगृही हो, तो वो कर्क लग्न वाले, कर्क राशि वाले जैसे लग्न है, तो स्वगृही का चंद्रमा, अच्छा मिच्छ का चंद्रमा, विशेष करके कर्क राशि का चंद्रमा बड़े प्रतापी होते हैं। कर्क राशि का और कर्क लग्न का चंद्रमा बड़े प्रतापी होते हैं, क्योंकि लग्न और विचार। तो ऐसे व्यक्ति, इसको कहा गया हमारा ज्योतिष शास्त्र में, वो चक्रवर्ती राजा की तरह बन सकता है। ऐसा किसका था? कोई बता सकता है? कृष्ण भगवान का वृषभ लग्न में था। नहीं, मैं राम जी का। राम जी का था। विक्रमादित्य राम, हाँ राम जी का कर्क राशि कर्क लग्न, ठीक है ना। तो इसका मतलब लग्न में चंद्रमा रहा, और लग्न में चंद्रमा जिसकी भी कुंडली में देख लो, थोड़ा सा सौंदर्य आकर्षित रहते हैं, ठीक है। आप इसी प्रकार आपको शत्रु का होगा तो उसी हिसाब से आप करते जाओगे। चंद्रमा का दृष्टि कहाँ जा रही है उसका प्रेडिक्शन निकालते जाओगे। चंद्रमा की स्थिति, वो अगर किस लग्न में, मान लीजिए मिथुन लग्न में बैठा है, वो कहाँ का स्वामी हो गया? द्वितीय भाव का स्वामी।
द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में बैठा है तो उसका द्वितीय भाव को धन की हानि करेगा। किसके लिए? शरीर को मौज मस्ती करने के लिए, अच्छे अच्छे खान पान बना के मस्त में रहने के लिए करेगा वो। इसी प्रकार और आप देख लो, अगर चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है, वही चंद्रमा अगर कर्क राशि का चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हो तो यहां गड़बड़ कर देगा। क्योंकि एक बात याद रखना, चंद्रमा यदि सप्तम भाव में बैठा है कर्क राशि का, तो उसकी पत्नी झगड़ालू मिलते हैं। पत्नी झगड़ालू मिलते हैं। किसी का है तो नहीं यार? सर एक चीज बताना है आपको। हाँ। सर मेरे एक दोस्त का कर मतलब उसका मकर लगन है, और हाँ, मकर लगन है तो सप्तम तो में कर्क सप्तम भाव राशि का चल रहा है। चंद्रमा हो गया तो सर स्वामी। उसका वहाँ, हाँ सर, वहां पे चंद्रमा का मतलब आपकी बीवी बहुत ब्यूटीफुल और बहुत समझदार है। नहीं, इसका और भी कारण होगा ना, खाली एक हम अभी एक एक प्लैनेट का हाँ पर पढ़ के। शनि लगन लग्नेश कहाँ है देख लो ये। फर्स्ट हाउस में है। हाँ तो ठीक है, इसका मतलब क्योंकि कर्कश जो है ना केकड़ा, ठीक है ना, और जो जो सप्तम भाव होता है, सप्तम भाव हमारा पश्चिम कहलाता है, ठीक है ना। तो जो पश्चिम की चंद्रमा जो कहलाता है, हमारा पश्चिम का चंद्र मतलब अस्ताचल चंद्रमा, लेकिन चंद्र उदय का समय होता है। सूर्य के लिए सप्तम अस्ताचल होता है। हाँ, चंद्र का उदय होगा, लेकिन अगर वृषभ राशि का होगा, आप ये मलकेश निश्चित रूप से उसका शुक्र का पोजीशन देख लेना। सर दसम में है। हाँ, कि कौन सी राशि का आ गया? तुला। तुला। तो अपना घर का हो गया ना शुक्र। ठीक, आप इसी प्रकार अगर पंचम भाव में ऐसे सभी भाव को आपको लेना है। आप किसी भी भाव से आप प्रश्न करो, आप लोग चर्चा करेंगे फिर क्या होता है। ये चंद्र का आपने स्वरूप के बारे में जान लिया, कारक के बारे में जान लिया, अब उसके रोग के बारे में जान कर लिया, किस रोग के दे सकता है। अब आप अपने हिसाब से प्रेडिक्शन का एक क्वेश्चन करो। सर अभी जैसे पूछूं, मैं बोलूं? हाँ पूछो, पूछना तो है ही। हाँ सर, जैसे अभी मलकेश ने बताया मकर लग्न है और 7th हाउस का कर्क राशि है, तो चंद्रमा भी वहीं बैठा है कि चंद्रमा और कहीं बैठा है? कहाँ बैठे चंद्रमा मलकेश? सर 7th हाउस में ही बैठा है। हाँ, अपने घर का है। अपने घर का है। और सूर्य कहाँ बैठा है? सर सूर्य एकादश में। बस ठीक है, पूर्ण सर चंद्र हुआ। उसमें तो राजलक्ष्मी योग, धन योग, गज केसरी योग एक सब बात बन रहा आज है मैं सर। एक बताता हूँ, सुनो। चंद्र से सूर्य पंचम में हो, ठीक है ना, और सूर्य से मंगल पंचम में हो, ये बात याद रखो, बहुत बड़े सूत्र है। किसी भी भाव में चंद्र से सूर्य पंचम में हो और सूर्य से मंगल पंचम में हो तो त्रिकालदर्शी योग होता है। शायद आपकी लाइफ में ऐसा मिलना मुश्किल है। एक बार पुनः एक बार रिपीट कर दीजिए। ये दोनों योग होना चाहिए गुरुजी, ये दोनों साथ में होगा तब ना, कि चतुर्थ से चंद्र पंचम से हो सूर्य पंचम में होना चाहिए। चंद्र से पंचम सूर्य, ठीक है ना, और सूर्य से मंगल पंचम में होना चाहिए। सूर्य से पंचम में मंगल, ये दोनों साथ में होना चाहिए ना। ये दोनों योग साथ में। तीनों, और मंगल से चंद्र भी पंचम होना चाहिए। अच्छा। हाँ, एक त्रिकोण बनेगा, ठीक है ना।
सूर्य चंद्र मंगल का, चंद्र से पंचम सूर्य, पंचम से सूर्य मंगल, पंचम से सूर्य से मंगल पंचम, और मंगल से पंचम चंद्र का हो तो त्रिकालदर्शी योग होता है। ऐसा शायद आपको जीवन में किसी को देखने को मिलेगा, और वो व्यक्ति बड़े भाग्यवान है। भारत सर जी, जीवन में इसको आप नोट कर लेना, आपको मुश्किल है देखना। जी सर, कल रिसर्च करूंगा 50-60 कुंडली में। और एक बात बोलो, मेरी एक बेटी हुई थी, ठीक है, हुई थी। जी अब नहीं है। हाँ, अब मैं जब कुंडली देखा तो मैंने कहा ये तो त्रिकालदर्शी हो गए, शायद ये जीवित नहीं रहेगी, और राइट 21 दिन में वो चली गई। त्रिकालदर्शी योग कलयुग में आपको मिलना बड़ा मुश्किल है, जो 3 काल को देख ले, ठीक है ना। हुआ क्या, मैं आज आपको कहानी बताता हूँ। उस बेटी जो है मंगलवार को जन्म लिया और मंगलवार को खत्म हुई, और खत्म होने के बाद मुझे बहुत सारे स्वप्न आने लगे, ठीक है ना, कि मैं दोबारा आपके घर आऊंगी, लेकिन मैं जिस समय में जन्म लिया था एक बहुत अच्छा योग था, इसलिए मैं इस शरीर को छोड़ के दोबारा आऊंगी। उसने ऐसे बार बार स्वप्न दिए। फिर मैंने कहा यार, इसके कुंडली में कौन सा ऐसा योग है जो मेरे को बार बार आ रहा है। फिर मैंने पूरे ग्रंथ खंगाले, ठीक है ना, मैंने इतना ग्रंथ में उसको समझने के लिए खरीदा है, आप यकीन नहीं करोगे। जब देखा कि कोई योग का अध्याय, योग का अध्याय, योग का अध्याय ढूंढते 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 मुझे विश्वकोश में मिला, ठीक है ना। और मैं तब से, कब की बात मैं कह रहा हूं, ये 2002 की बात है शायद, तब से आज तक मैं ढूंढ रहा हूं, किसी की कुंडली नहीं मिली मुझे। ये चंद्र, मंगल और सूर्य, ये 3 नेत्र होते हैं, ये बात याद रखें। सूर्य चंद्र मंगल जो है हमारा 3 नेत्र होते हैं। शिव जी के 3 नेत्र होते हैं, ठीक है ना। गुरु जी, एक प्रश्न है मेरा। हाँ, तो फिर ये अल्पायु क्यों? देखो कुछ चीज ऐसा होता है ना, कोई दैवी लक्षण है वो, और उसकी जन्म लेने का मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, बड़े बड़े साधक से पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो आपको, उस समय में ज्योतिष का इतना ज्यादा नहीं करता था। ज्योतिष की मैं कोर्स करके मैं ऐसे बैठा था, मैं ज्योतिष करने की इतना इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है ना। तो कभी कभी उन्होंने मुझे ये कहा कि कोई दैवी पुरुष अगर किसी के घर में आना होता है, ठीक है ना। अब देखिए शंकराचार्य जी, आपको मालूम है शंकराचार्य जी का आयु कितनी था? हाँ, बहुत कम था, 32 वर्ष आई। 32 वैसे उनका 32 वर्ष आई नहीं था, 22 वर्ष आई था, ये 12 वर्ष 23 गुरु नहीं, उनको 20 वर्ष आई था, ठीक है ना। फिर भगवान वेद व्यासी ने उनको 12 वर्ष आयु दिए थे, ये आपको मालूम होगा। उनका 20 वर्ष आयु था जब शास्त्रार्थ करके ये इनको भगवान वेद व्यास उनको दर्शन दिए, उनसे शास्त्रार्थ किए, तब उन्होंने कहा कि हम आप जैसे व्यक्ति धर्म संस्था के रक्षक के लिए तो आप पधारे हैं, आप स्वयं शिव जी के अवतार ही पुरुष है, तो इसलिए आप और 12 वर्ष आप मेरे जन्म, मेरे 12 वर्ष कम मैं आपको और दान देता हूं। तो इनको 32 वर्ष आयु हुआ था। विवेकानंद जी का आयु कितना था? तो उनका तो समझ लो, तो इतने बड़े साधक थे, इतने बड़े साधक थे। इसका मतलब है कि कोई दैवी पुरुष है, वो इस संसार में बहुत समय तक नहीं रहते, वो अपना आते हैं जिस काम के लिए वो करके चले जाते हैं। और मैं आज आपको मैं बता देता हूँ, उस
लड़की ने मुझे सपने दिया कि मेरा आने का कारण क्या है, ठीक है ना, कि मैं आपके घर में 3 बार पहली बार आके गई, फिर दूसरी बार आई, अब मैं गई, अब तीसरी बार आऊंगी तो मैं रुकूंगा। और एक आप कल्पना नहीं करेंगे, मेरे तीनों लड़की का जो जन्म समय और जन्म नक्षत्र और जन्म दिन एक रहा। आप कल्पना नहीं कर सकते। पहला एक लड़की हुई मंगलवार मघा नक्षत्र और वही सवेरे टाइम पर, मतलब सूर्योदय की पहले। दूसरी लड़की हुई मंगलवार मघा नक्षत्र, वही टाइम। फिर तीसरी बार जब आए तो भी मंगलवार मघा नक्षत्र का, वही सूर्योदय के पहले। आप इसको क्या बोलोगे? बोलो। वही कन्या बार बार आई है ना फिर आपके बस मैं कामाख्या में जाके जब ये बात एक दूसरी घटना घट गई, तो फिर मैं कामाख्या में जाके साधना किया था। तो कामाख्या में माँ भैरवी ने मुझे बात बताई कि तुम्हारा 3 कन्या के बाद एक पुत्र होगा, इसलिए तुम 3 कन्या को पालन करने में असमर्थ थे उस समय में, और 3 कन्या का तुमका योग नहीं है, तुमको 1 कन्या का योग था, इसलिए ये 2 बार आके अपना योग पूरा बना दिए और तीसरी बार आएगी वही होगी। और मेरे को बड़े बड़े महात्मा ने, ठीक है ना, बड़े बड़े महात्मा ने बहुत कुछ कहा कि तुम्हारा बेटा होगा, बेटा होगा, लेकिन मेरे को जो सबसे ज्यादा मानते, जो हमने बोला था, जो कभी कानपुर में जमीन दी है, उन्होंने अचानक आए करके मुझे एक स्वप्न आया कि तुम्हारा बेटी होने वाला है, तो मैं कुछ सोने लेके आया हूँ और ये दान करने हैं। तो वो कभी नहीं आ सकते, कभी इतने बड़े आदमी, तो वो आए थे और एक स्वर्ण कान की जो है बिटिया के लिए वो दे के गए थे, तुम्हारा आगे बेटी होगा। बाकी और किसी को पता नहीं था, मुझे पता था और उनको पता था। जहाँ के और जितने बड़े बड़े संत महात्मा है, अरे बेटा होगा, बेटा होगा, हमने कहा ठीक है, हम तो हंसते थे, हमें तो मालूम था। तो ये त्रिकालदर्शी का जो है उसके अंश भी मुझे कुछ मिला है, मैं ये कहूंगा। तो त्रिकालदर्शी योग कोई साधारण नहीं है। आपको जीवन सर गुजर मेरी जाएगी, कुंडली में आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा ऐसे कुंडली। आज से आप मार्क करके रख लेना। एक पॉइंट से मेरी कुंडली में चूक गया। सूर्य से चंद्रमा पंचम में है और चंद्रमा से मंगल सप्तम में है। तो कुछ ना कुछ तो है, थोड़ा बहुत है, तो आपका इंट्यूशन पावर अच्छा रहेगा। और पाराशर जी एक बात सुबह जी याद रख लेना मलकेश, कि ये योग जितना % बनेगा, अगर 2 ग्रह से भी बन रहा है तो थोड़ा बहुत उस व्यक्ति के पास रहेगा ये ज्ञान। सर अगर मेरा चंद्र मतलब सप्तम में और सूर्य एकादश में, तो सर उसमें भी थोड़ा बहुत बनता हाँ है। हुआ ना, पंचम का हुआ ना। कहाँ हुआ गुरुजी? क्यों? अच्छा, सप्तम से पंचम, हाँ हाँ, अरे सप्तम से पंचम, हाँ ठीक है। हाँ, इनका बन रहा है मलकेश जी का। अब तभी तो ये थोड़ा ज्योतिष बहुत बन सीखने रहा की है। इच्छा हुई यार इनको। चंद्र मंगल और ये 3 नेत्र है और ये त्रिकाल का ज्ञान करते हैं। अच्छा, त्रिकाल में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कौन है, इनमें से आप ये समझ लो। चंद्र जो है ना आपका प्रेजेंट का ज्ञान दिखाएगा, ठीक है, चंद्र। और मंगल आपका आगे का ज्ञान देगा और सूर्य आपका पीछे का ज्ञान देगा। त्रिकालदर्शी योग जिसकी कुंडली में होगा उसको ये अगर सूर्य चंद्र से सूर्य आगे है तो उतना नहीं होगा जितना चंद्र से सूर्य पीछे वाला, वो बहुत अच्छा होगा। वो व्यक्ति पिछला ज्ञान दे सकता है। सर मेरी कुंडली में चंद्रमा आगे है, सूर्य 6ठे भाव में है और चंद्रमा दशम में। हाँ तो अच्छा है, इसका मतलब आपका पिछला ज्ञान साधना कर लो। यही तो हम लोग देखते हैं, यही तो देखते हैं कि चंद्रमा और मंगल है 4th हाउस में। तो जीवन में ये आपको देखने को शायद ऐसा योग मिलेगा। एकावली योग तो मिल जाएगा। एकावली योग कैसे होता है, जब लगातार 7 घर में लगातार ग्रह बैठ जाए, कोई ग्रह खाली ना हो, तो उसको एकावली योग होता है। अच्छा योग है ये भी, ये तो मिल जाएगा। लेकिन त्रिकालदर्शी योग मैंने बताया ना, आज तक मुझे नहीं मिला है।
अगर मिला भी है तो मेरे बेटी की थी बस। उसके जाने से मुझे मेरे जब ज्ञान हुआ, मैं बहुत दुखी रहा यार, वो इतना चीज था, अगर वो रह जाती हो सकता है हमारा नाम कुछ और होता। लेकिन वो एक लीला है, समझ लो। कोई त्रिकालदर्शी आते हैं कभी कभी, समझ लेना, कभी कभी त्रिकालदर्शी आते हैं संसार में, वो अपना जन्म का पूरा निभाया और चल दिए। अच्छा, गंगा जी ने अपने पुत्र को मार दिए, इसका क्या कारण है? क्योंकि वो उनको श्राप मिला था गुरुजी, तो इसका मतलब इसीलिए श्राप तो मिला था, इस जन्म से ही मार दिया जाए। अश्विनी कुमारों को दोबारा पैदा करने के लिए नहीं नहीं हुआ नहीं, था वो ये। श्राप उसका नहीं था, ये अष्टवसु थे, ठीक है ना। हाँ, अष्टवसु हाँ गुरुजी ना। वशिष्ठ जी की गाय चुराने गए थे, उसमें भीष्म जी भी थे साथ में, भीष्म की पूर्व जन्म का कहानी है, ठीक है ना। तो भीष्म, विश्वावसु हाँ विश्वावसु विश्व- विष्णु जी का पूर्व जन्म का नाम। हाँ, वो विश्वावसु नाम के थे, वो गंधर्व, वो अष्टवसु थे। तो उन्होंने एक ये गाय चुराए थे और बाकी लोगों ने समर्थन दिया था, तो इसीलिए इनको भीष्म को कहा कि ये बहुत दिन तक जिएगा, बाकी सभी लोग आप किसी को माँ मान लो जो आपको जन्म दे के मार दे, क्योंकि आपका जन्म तो होना निश्चित है। अगर आपको जन्म के क्षण के किसी व्यक्ति को जातिस्मार योग होता है। जातिस्मार योग कैसे होता है? जैसे कि आपका पूर्व जन्म आपको याद रहता है। कैसे रहेगा? आपका जो 84 लाख योनि अगर फटाफट फटाफट 84 मिनट में गुजर जाएगा तो आपको पूरा याद रह जाएगा जातिस्मार योग। जैसे कि कहीं कहीं योनि जो 100 वर्ष की आयु होती है, कौन? सर्प है, हाथी है, कौवा का तो कोई आयु का निश्चित नहीं है। और इन सभी 84 लाख योनि आपको लेना ही पड़ेगा, अगर आपको तो फिर जाके मनुष्य जीवन जीवन मिलता है। अगर वो जो 84 लाख योनि बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा तो फिर आपका जातिस्मार एक पूर्व जन्म याद रहता है। पूर्व जन्म उसी को याद रहता है जिसकी जन्म 84 लाख जन्म बहुत फास्ट से गुजर जाए, पर ठीक है कुछ ना। लोगों का तो ऐसा आया है कि पूर्व जन्म याद रहता है फिर भी मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं। पूर्व जन्म भी मनुष्य थे, इस जन्म में भी मनुष्य अरे मैं बनते वही हैं। तो बोल रहा हूँ ना, 84 लाख योनि क्रॉस करने के बाद एक बार मनुष्य जब जीवन मिलता है, तो आपका पहले मनुष्य जीवन लिया, फिर 84 लाख को बहुत जल्दी से क्रॉस कर गए। अच्छा, एक बात बताओ, उदाहरण दे रहा हूँ, समझ लेना। आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है, और दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप दिल्ली से मुंबई जाते समय बहुत सारे स्टॉपेज में आपको देखते 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 गए, ठीक है। अगर वहां कहीं कहीं स्टॉपेज में 2 दिन रहा, कहीं 10 दिन रहा, कहीं 20 दिन रहा, किसी में महीने रहे, कहीं में वर्ष रहे, तो कई वर्षों के बाद आपने मुंबई में पहुंचा, तो आपका सारा स्टॉपेज याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना भाई, इतने तो याद नहीं रहेगा क्योंकि आपने टाइम इधर लगाया। अगर आप एक 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 स्टॉपेज देख के तो आपको तुरंत याद रहेगा। तो ये हमारा पूर्व जन्म की कहानी का हिस्ट्री है। जब हम 84 लाख योनि को बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएंगे तो हमको जातिस्मार यानी कि पूर्व जन्म के याद रहेगा कि हम यहाँ थे। अगर हम कई वर्ष, कई लाख वर्ष के बाद तो कहाँ याद रहेगा? कोई याद नहीं रहेगा, सवाल ही नहीं। तो कोई कोई त्रिकालदर्शी जो है, मान लीजिए किसी जन्म में कोई जन्म उनको होना था या कोई श्राप था, वो आए और चल दिए, जन्म लिया, खत्म हो गया। ये भी, और यही बात मुझे वहां कामाख्या के एक भैरवी जो है उन्होंने इस सारे डिटेल से बताया था, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये रहस्य मैं अभी तक किसी को नहीं बताया था, ठीक है ना। ये चीज आपको स्वतः मिलता है। आप किसी भी कुंडली में देख लेना, चंद्र के सामने अगर सूर्य है तो उस व्यक्ति को प्रेजेंट ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा। अगर चंद्र के पीछे सूर्य है, उस व्यक्ति को पास्ट का ज्ञान बहुत तेज स्मरण रहेगा। पिछले क्या क्या किया था उसको याद रहेगा। अगर चंद्र की मंगल आगे होता है चंद्र से, तब व्यक्ति को भविष्य ज्ञान का जानकारी मिल सकता है। और चंद्र मंगल एक साथ भी हो तो भी ज्योतिष योग बनता है, ये बात याद रख लेना, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान हो जाता है। सर आपका भी है ना चंद्र मंगल? शायद, मैं नहीं बोलूंगा।
है मेरा। गुरुजी पर बोले मेरा क्या तो शुक्र और नहीं है मंगल आप गुरुजी के सर। शुक्र चंद्र मंगल 11वें शनि घर में बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा भी साथ में बैठे हुए हैं, हाँ, चंद्र भी बैठा है। राहु पहले घर में, सूर्य छठे 8वें घर में, नहीं, 9वें राहु घर तो में। चतुर्थ दशम में। तो ये सब चीज आपने आप कुछ पूछ लो, और भी कुछ डाउट हो तो जल्दी जल्दी करो। गुरुजी दूसरे घर में अगर चंद्रमा हो तो भाग्य वाले घर को क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे? देखो, दूसरे घर में अगर चंद्रमा बैठा है द्वितीय भाव में, अगर द्वितीय भाव में वृषभ राशि का है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए वृषभ राशि का है, तो वृषभ राशि का होने के कारण में वो चंद्रमा किस भाव का स्वामी हुआ? चौथा भाव का। जी। चौथा भाव का हुआ ना। जी 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 गुरुजी। अरे फटाक से बोलो ना, ऐसे हाँ, मैं आप बोल आपको कुंडली को दिमाग में बिठा दो। नहीं, मैंने तो बोला ही। हाँ, बहुत लेट गिनती करके करते हो। फटाक से बोलो, कोशिश करो। मेष अगर लग्न की कुंडली अगर है, गिनती भी वृषभ। करना ना, बहुत फास्ट गिनती करो, 2 3 4, 2 3 4, बस हो गया। तो चौथे भाव का सुख का स्वामी, ठीक है ना, अपने स्थान से कहां तक गया? लाभ स्थान में। जी अपने स्थान से लाभ स्थान हुआ या नहीं? जी। और लाभ स्थान में, अपने स्थान में उच्च का बैठा तो व्यक्ति तो बहुत पैसा रहेगा भाई। किसकी कुंडली में है? मेष लग्न कुंडली है तो किसी का नहीं, मैं 9वें घर का पूछ रहा हूँ, 9वें क्योंकि वृषभ से 9वां घर से में अगर 8वें। वृषभ राशि का चंद्रमा कैसा होगा? नहीं नहीं गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बोले हमारे थे कि में है 8वें चौथे में, पर हमारा ग्रहण योग है। नहीं, चौथे की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे की बात कर रहा हूँ। 8वें आपने बोला कि चंद्रमा से 8वां जो घर रहता है वो थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है, तो हाँ, वृषभ सेकेंड हाउस में चंद्रमा है तो भाग्य घर में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। चंद्रमा अगर देखिए सेकंड घर में जिसके चंद्रमा होगा, थोड़ा बहुत व्यक्ति तो संपन्न होगा, ठीक है ना। जी। अगर वो अगर किस राशि के प्रेजेंट करता है वो आप देखोगे, अगर कोई खराब होगा तो उसके पुण्य, धर्म पुण्य का नहीं होगा, पैसा कमाने में लगा रहेगा, पैसा जोड़ने में लगा रहेगा, है ना। अच्छा, आज मैं एक श्लोक पढ़ रहा था, ठीक है ना। आप ज्योतिष में आगे जब श्लोक पढ़ोगे ना, आपका दिमाग स्थिर होना चाहिए, तब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो उस श्लोक का भावार्थ करोगे। उसमें लिखा था, ठीक है ना, यदि द्रविणेश और पुण्यस, यदि पुण्येश द्रविणेश तनुभाव में हो तो व्यक्ति धनवान होता है। यहाँ क्या अर्थ है समझोगे? द्वितीय भाव का स्वामी या नवम का स्वामी लग्न। बस अब देखिए, द्रविणेश, अब लिखा द्रविणेश, अरे यार ये द्रविणेश क्या होता है? ये द्वितीय। और पुण्येश, भाग्य पुण्य घर का। तो हमने जो भाव का नाम पढ़ा है ना, ये संगीता में यही आएगा। ठीक है, ये तो बहुत टफ है सर। कोई टफ नहीं है, आप पढ़ते जाओगे और आपको ज्ञान होता जाएगा। बस आप मेडिटेशन कर लेना, कोई टफ नहीं है। कल जो मंत्र, कल जो लोग नहीं आए थे, मैं आज को ये मंत्र दे देता हूँ, फिर आगे नहीं दूंगा, ठीक है ना। वो मंत्र है ऐम ह्रीम श्रीम, ठीक है ना। बाकी वीडियो में देख लेना, मंत्र हमसे सुन लेना। ये मंत्र किसी से श्रवण करके लिया जाता है, ठीक है ना। और वीडियो से भी कुछ नहीं होगा, मेरा वीडियो सुन लोगे तो भी कुछ नहीं होगा। एक मेरे को किसी ने कहा कि गुरुजी एक बात बताइए, आप लोग रुद्राभिषेक करते हो, ठीक है ना, और हम डेली रुद्राभिषेक करते हैं, कैसे ना? हम यूट्यूब से सुन के हम रुद्राभिषेक कर लेते हैं, फिर हमें किसी पंडित की बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता है। मैंने उसको बोला यूट्यूब में बारिश हो रही तो अपने खेत में दिखा दो, पानी सिंचाई हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। बात सही है ना? हंस रहे हो? गुरुजी ये मंत्र क्या चीज का है? मैं कल नहीं था तो मुझे कुछ भी नहीं पता ये है गुरुजी। ये मंत्र आप इसको किसी भी चक्र में इस मंत्र को माइंड में रखते हुए चक्र को मेंटेन करोगे तो वो कोई भी चक्र आपका एक्टिविटी होगा। कोई भी चक्र को मूलाधार से करोगे तो और अच्छा आएगा,
धीरे धीरे जहां जहां जाओगे फिर एक चक्र को स्वादिष्टान में आ गए तो वो स्वादिष्टान में भी एक्टिव हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप करते जाओगे तो इसी मंत्र से आपका सारा चक्र का रहस्य खुलने वाला है। ये आपको कोई देगा नहीं, कोई गुरु परंपरागत हो तभी उसी से मिलेगा, बाकी किसी से नहीं मिलता है। ठीक है ना। आप सब वीडियो ऑन करो। जो वीडियो ऑन करने में अवस्था में नहीं है वो ना करे। गुरुजी मैंने तो आज वापस क्लास समझने का प्रयास किया, बट मेरे को तो फिर मेरा बहुत कुछ छूटा हुआ है, मैं तो समझ नहीं पाया। मैं कोशिश कर रहा था। सिद्धांत बहुत सिद्धांत आपको मेडिटेशन करना है और समझना है ये कृपा कैसे होगी, कैसे ज्ञान मिलेगा, ये आप खुद देखोगे। आज मैंने ये जो आपने मंत्र दिया था ना, तो आज मैंने ये एक माला किया, उसके बाद नवकार मंत्र किया, फिर मैंने सिद्ध कुंजिका पढ़ी। तो पहले मैं नवकार मंत्र पढ़ के सिद्ध कुंजिका पढ़ता था, अब उसके पहले मैंने एक माला भी आपका मंत्र शुरू कर दिया है। आज से ही शुरू कर दिया। आज थोड़ा सा अभिषेक किया, फिर शुरू कर दिया। अच्छा है। इस मंत्र में इतना शक्ति है, आपका कुंडलिनी को एक्टिविटी कर सकता है। इसमें मेडिटेशन, जैसे मैं पूजा करने बैठा था तो मैंने ये किया था, इसमें क्या ये मंत्र के साथ साथ मेडिटेशन भी करना है क्या? ये मंत्र इस मंत्र को माला नहीं करना है ज्यादा। इस मंत्र को आप तो जैसे कि एक चक्र आज हमको कंटिन्यू के लिए क्या करना है कि मैं अभी एक हफ्ता तक 10 दिन तक है ना मूलाधार चक्र में ही करूंगा इस मंत्र को। पहले एक चक्र का एक्टिविटी कर लो, फिर ऊपर उठो, फिर मैं स्वादिष्टान का करूंगा। ठीक है ना। तो मूलाधार चक्र मतलब सिर्फ कॉन्सेंट्रेट, जैसे मन में सोच लो कि मतलब मन में मूलाधार चक्र की इमेज ले लो और ये मंत्र पढ़ते रहो, बस ऐसा। बस माइंड में आपको इमेज नहीं रखना है, आप मन को लेके मूलाधार में पहुंचा देना, और मैं वहां बैठ के मंत्र कर रहा हूँ। समझ गया। ठीक है ना। ये एक दिव्य है। हमारे यहाँ कविता जो है वो मूलाधार इनकी इतना एक्टिविटी है कि अकल्पनीय है ना। कविता जी की मूलाधार बहुत ज्यादा एक्टिविटी है, क्योंकि अभी तक वो कर भी रहे मूलाधार में ही। आपको तो मैं कहूंगा ये जो 6 महीना की साधना है, 1 महीना एक चक्र को पकड़ो और उसी को करते जाओ। इतना फिर आपको ज्योतिष तो हम जो पढ़ाएंगे ना, हम जो बोलेंगे ऑटोमेटिक दिमाग में रह जाएगा, आपको रटना नहीं। जब आप बोलने लगोगे तो वही निकलेगा आपकी वाणी से कि। और अच्छा एक बात है, सुबह कई बार मैं ज्योतिष देखता हूँ। मैं आज क्या हुआ था सुना दे की बहुत बढ़िया कहानी है। अच्छा ये कहानी बताने से पहले इसको रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं ना, मजेदार कहानी है। जी जी।